हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर। इन दोनों ही एम्पलीफायर को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ये बात समझ लो कि लॉग एम्पलीफायर को हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉगरिथमिक एम्पलीफायर भी बोला गया है। एम्पलीफायर बोला गया है, ठीक है। यानी लॉग एम्पलीफायर का एक और नाम हो सकता है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, बात एक ही है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप लॉगरिथमिक एम्पलीफायर भी हेडिंग डाल सकते हो। और एंटी लॉग एम्पलीफायर को भी हम क्या बोल सकते हैं, एंटी लॉग रिथमिक एम्पलीफायर। जब मैं नोट्स बनवाऊंगा तो मैं इन दोनों टॉपिक को लॉग एम्पलीफायर और एंटी लॉग एम्पलीफायर ही बोलूंगा। देखो, स्टार्टिंग में एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो। जब हमने डिफरेंशिएटर बनाया था, देखो हमने सब चीजें बनाई कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो, सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे एक रेजिस्टेंस R1 होता है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF होता है जो कि आउटपुट से कनेक्ट होता है, ठीक है। इनपुट को हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल पे दे देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड पे दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो आउटपुट होता है उसकी वैल्यू मैंने बताया था -RF/R1 इंटू वी इन होती है, ठीक है। इस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं, जो ये फिगर है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। देखो, सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो सब इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ही हेल्प से बने हैं। कैसे बने हैं उसका रीजन समझ लो। देखो, अगर मैं इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किसी एक रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर से रिमूव कर दूं, यानी अगर मैं कैपेसिटर से रिमूव करूं, कैपेसिटर कहने का मतलब है कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है वो किस इक्वेशन के थ्रू होता है, I = dQ/dt से, इस फॉर्मूले की हेल्प से फ्लो होता है किसी कैपेसिटर में करंट। तो होता क्या है कि अगर मैं कैपेसिटर को इस सर्किट में, अगर मैं इस कैपेसिटर को इन्वर्टिंग इनपुट पे लगा दूं, यहां पे लगा दूं, और फीडबैक रेजिस्टेंस एज इट इज रहने दूं, यानी RF रहेगा, यहाँ एक कैपेसिटर C1 प्लेस कर देंगे और इनपुट सिग्नल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, ठीक है। मैंने जगह तो नहीं ले ली ज्यादा, ठीक है। इसका जो आउटपुट होगा, इनपुट अगर ये है तो आउटपुट का एक्सप्रेशन यहां लिख देते हैं -RF C1 dV/dt। क्लियर हो गई बात। यानी सिंपल सी बात है, हमने इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ही क्या किया, इनपुट रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से रिमूव कर दिया। तो अब ये जो सर्किट होगा ये लाइक डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर बिहेव करेगा। यानी ये कौन सा सर्किट है, फिगर है डिफरेंशिएटर का। और अगर मैं क्या करूं कि इस कैपेसिटर को यहां पे प्लेस ना करके इस पोजीशन पे प्लेस कर दूं, तो ये इंटीग्रेटर बन जाएगा। यानी अगेन सर्किट में वैसे ही रखूं, इस बार इनपुट रेजिस्टेंस को एज इट इज रहने देते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर से रिमूव कर देते हैं। अगेन कॉन्फ़िगरेशन वही है कि इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट वोल्टेज को देना है और यहाँ कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को CF बोलेंगे, तो जो इसका आउटपुट होगा वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में होगा और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 1/, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है तो 1/R1 CF नेगेटिव का इंटीग्रेशन Vin इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। क्लियर हो गई बात। यानी जो भी हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से डिफरेंशिएटर बना पाए, इंटीग्रेटर बना पाए, वो किसकी हेल्प से थे बना पाए, ये कैपेसिटर की हेल्प से, क्योंकि कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है वो इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन को फॉलो करता है। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम डिफरेंशिएटर भी बना सकते हैं और डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं आउटपुट पे।
क्लियर हो गई बात। अब सेम अगर मुझे लॉग और एंटी लॉग बनाना है, लॉग और एंटी लॉग बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी ऐसा सर्किट जो लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करे, मैथमेटिकल लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करे और मैथमेटिकल एंटी लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बार एक डायोड को प्लेस करेंगे। यानी डायोड आप जानते हो, डायोड का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये होता है, ठीक है। यानी ये जो ट्रायंगल है ये पी को रिप्रेजेंट करता है, पी डोपिंग को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंबल है इसे इसे ये एन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ये एन ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रायंगल सिंपली ये बताता है कि ये जो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में इजीली फ्लो होगा। तो ये डायोड में जो फ्लो होने वाला जो करंट आई है वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर हो गई बात। अब इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि इसमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, ठीक है। एक्चुअली लॉग आया कहां से, देखो e रेज टू पावर अगर x है और यहां y है, तो मैं इसको ऐसे रिमूव करूंगा। मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी log e रेज y। यानी अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई टर्म है, यानी अगर मैं कैसे भी करंट को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले आता हूं, करंट या वोल्टेज को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले आता हूं, तो एक्सपोनेंशियल की हेल्प से हम लॉग को प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट पे। अब इस फॉर्मूले में दिख रहा है कि करंट एक्सपोनेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर। अभी मैं इन सारे टर्म का मीनिंग समझाऊंगा, बस मैं अभी के लिए ये समझा रहा हूं कि ये डायोड की हेल्प से हम करंट को एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट दिखा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगर एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट दिखाएंगे तो उसके वजह से हम आउटपुट पे लॉग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज सिग्नल का। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर मैं एंटी लॉग क्या होता है वो समझ लो। देखो अगर मैं किसी चीज का यहां पे बता देता हूं एंटी लॉग क्या होता है। अगर मेरे पास लॉग y इज इक्वल टू एक्स है, लॉग ई वेज y इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू लॉग इनवर्स जो x होगा, लॉग ई वेज इनवर्स x होगा, इसी को हम एंटी लॉग बोलते हैं। जनरली इसको हम ऐसे ही लिखते हैं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, यानी जहां से हम चले थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। यानी लॉग इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही समझ लो तो ज्यादा अच्छा है ना। यानी लॉग इनवर्स, लॉग ई वेज इनवर्स, या ये एक्सपोनेंशियल, इसको हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। यानी किसी एक्सपोनेंशियल टर्म को हम क्या बोलेंगे, एंटी लॉग बोलेंगे। यानी अगर मैं इसको ये दिखा रहा हूं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, इसका मतलब ये है कि एंटी लॉग x है। ठीक है, लॉग क्या है यहां में मैंने शो कर दिया, एंटी लॉग क्या है वो मैंने यहां पे शो कर दिया। यानी एंटी लॉग कुछ नहीं है, ई रेज टू पावर वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू ई रेज टू पावर x लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग ये है इज इक्वल टू एंटी लॉग x। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लॉग एम्पलीफायर और एंटी लॉग एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं उसका तरीका समझो। मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था उसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं करेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस में हम एक डायोड प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये डायोड की वजह से करंट एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो लॉग वाला टर्म आउटपुट पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एम्पलीफायर। क्लियर हो गई बात। और अगर मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस को एक डायोड से रिप्लेस कर दूं और फीडबैक रेजिस्टेंस एज इट इज रहने दूं, तो ये जो सर्किट हो जाएगा ये एंटी लॉग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो सर्किट हो जाएगा, यानी ये आर एफ है। ठीक है, तो ये जो सर्किट हो जाएगा ये बन जाएगा एंटी लॉग एम्पलीफायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसे लॉग एम्पलीफायर बोल रहे हैं तो इसके आउटपुट को हमें दिखाना होगा कि वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल का लॉग है।
और अगर ये एंटी लॉग एम्पलीफायर है तो इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट सिग्नल का एंटी लॉग प्रोड्यूस करता है। ये हमें शो करना पड़ेगा मैथमेटिकली, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस सर्किट का एनालिसिस करेंगे और इस सर्किट का एनालिसिस करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉग एम्पलीफायर की। तो इसमें नोट्स में आप ये लाइनें लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट which output voltage is proportional to the log of input voltage signal is known as log amplifier। कहने का मतलब है अगर log amplifier को मैं इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करूं कि ये ब्लॉक क्या है, एक log amplifier सर्किट है, ठीक है, log amplifier सर्किट है, तो इसका एक इनपुट होगा जिसमें हम इनपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो जो इसका आउटपुट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा log ई वेज इनपुट वोल्टेज सिग्नल। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, लॉग एम्पलीफायर बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। अ लॉग एम्पलीफायर सर्किट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट इफ फीडबैक रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड एज शोन इन फिगर। मैंने बताया था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट कैसा होता है, माइनस प्लस, जो माइनस इनपुट होता है उसे इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, उसी इनपुट पे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई किया जाता है, और फीडबैक रेजिस्टेंस एक होता है जो आउटपुट से कनेक्ट होता है, इसे हम R1 रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे RF रेजिस्टेंस बोलते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी पॉजिटिव इनपुट को ग्राउंड में रखते हैं। तो मैंने बताया था ये किसका फिगर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर है। तो हम लॉग एम्पलीफायर सर्किट को इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट की हेल्प से बना सकते हैं। कैसे? जब हम इस फीडबैक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें एक डायोड से। तो अगर हम इसे रिप्लेस करें तो सर्किट कैसा बनेगा, यहां पे बना देते हैं, ठीक है, बहुत गंदा बन रहा है। ये इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और इनपुट रेजिस्टेंस ये क्या हो गया, R1। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज सिग्नल Vin दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फीडबैक सर्किट में एक डायोड प्लेस कर देंगे इस तरह से, और आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं उसको हम ग्राउंड पे रखेंगे। तो इस टाइप का जो ओप एम्प सर्किट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी ये फिगर है लॉग एम्पलीफायर का, लॉग एम्पलीफायर का फिगर है, ठीक है। तो यहां तक पॉज करके नोट करो। फिर आगे नोट्स में आप लिखोगे, टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस लॉग एम्पलीफायर सर्किट, दिस लॉग एम्पलीफायर सर्किट, to calculate output voltage VO of this log amplifier circuit, let us consider Vin is the input voltage, Vin is the input voltage due to which I1 is the current that flow into R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल क्या है, Vin है, इस इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वजह से इस सर्किट में एक करंट I1 फ्लो होता है, ठीक है। दिस करंट I1 further break into two parts.
let I in is the current flow into inverting input, flow into inverting input terminal of op-amp, and IF is the current, IF is the current which flow through diode in feedback circuit. Feedback circuit. Then, according to Kirchhoff current law, then according to Kirchhoff's करंट लॉ, ठीक है, इसे KCL भी बोलते हैं। हमें पता है अगर I1 करंट है तो वो दो पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि कुछ पार्ट इस डायोड में जा रहा है जो IF पार्ट है और कुछ पार्ट इसके इनपुट टर्मिनल में जा रहा है जिसे I in से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। I in से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो I1 क्या हो जाएगा, I in प्लस IF। इफ let op-amp is an ideal op-amp, let op-amp is an ideal op-amp, यानी अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने यूज किया है वो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट करंट की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, जो वोल्टेज V इन के वजह से करंट सर्किट में फ्लो हो रहा I1 वो इक्वल होगा उस करंट के जो डायोड से फ्लो हो रहा है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो और यहां तक पॉज करके नोट कर लो। फिर आगे आप लिखोगे नाउ द वैल्यू ऑफ डायोड करंट IF, ठीक है, IF को ही हम डायोड करंट बोल रहे हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डायोड से जो करंट फ्लो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, IF इज इक्वल टू I नॉट e रेज टू पावर Q V अपॉन N K T, ठीक है, -1 ये करंट होता है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है, यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं बता दूं डायोड का बिहेवियर आपने इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा होगा कि डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में होता है, यानी वोल्टेज जब पॉजिटिव होता है, ये वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस लग रहा है। अभी सारे टर्म का मीनिंग लिखवाता हूं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से जाता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है, इस तरह से, ठीक है। यानी जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं करंट भी इंक्रीज होता है, डायोड का ये करंट IF भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, अगर वोल्टेज डिफरेंस पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड निगेटिव हो तब जाके जो करंट फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होने के साथ साथ करंट फ्लो भी इंक्रीज होगा। बट जो ये करंट है जिसे मैं अभी के लिए I नॉट बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट, या इसका फुल नेम क्या होता है, I नॉट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट।
अब सिंपल सी बात है, आई नॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू यही नजर आ रही है आपको, यानी इस फॉर्मूले में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है वी नॉट। ठीक है, और भी चीजें कांस्टेंट है, जैसे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर जिस पे ये डायोड रन कर रहा है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और क्या चीज दिख रही है इसमें, के टी हो गया, और क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है। ठीक है, अब क्या बचा, एन, एन की वैल्यू होती है 1 फॉर जर्मेनियम जी के लिए, और एन की वैल्यू 2 होती है फॉर सिलिकॉन। तो आप चाहो तो जैसा लिख सकते हैं। तो यानी देखो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले में आई नॉट एक कांस्टेंट करंट है जिसे हम सैचुरेशन, सिंपली सैचुरेशन करंट बोलते हैं। डिटेल में जाओगे तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जैसा कि मैंने दिखाया है। यानी अगर हम इस डायोड में रिवर्स वाइज यानी निगेटिव सप्लाई करें, यानी इसको पॉजिटिव रखें, इसको निगेटिव रखें, तो जो करंट फ्लो होगा वहां से हमें आई नॉट की वैल्यू निकलेगी, यानी रिवर्स में करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू ही फ्लो होगी। तो मैंने बता दिया कि डायोड से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये सब पॉज करके नोट कर लो। और एक और टर्म समझाना बाकी रह गया, वेयर आप ये भी बता सकते हो, जो ये V है ये है वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस डायोड। क्लियर हो गई बात, यानी डायोड का जो वोल्टेज डिफरेंस है, यानी अभी के लिए अगर मैं इसे V1 वोल्टेज बोल लूं, इस टर्मिनल पे V1 वोल्टेज है और इस टर्मिनल पे V2 वोल्टेज है, यानी ये वाले टर्मिनल पे V2 वोल्टेज है, तो जो डायोड का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा यानी V की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, V2 माइनस VO, यानी ये वाला वोल्टेज ये वाले वोल्टेज का डिफरेंस। क्योंकि हम अज्यूम करें कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए इसको हमें हाई मानना होगा, इसको लो मानना होगा। क्लियर हो गई बात, यानी ये हाई वोल्टेज है V2 और ये लो वोल्टेज है V0। ठीक है, यानी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, सॉरी 1 तो बोल दिया, इसे 2 बोल दोगे, इसे 3 बोल दोगे, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे आगे। क्लियर हो गई बात, अब सारे टर्म हमने इस इक्वेशन में बता दिए हैं। अच्छा, अगर मुझे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को लॉग एम्पलीफायर बनाना है, देन ठीक है, तो हमें ये ऐसी कंडीशन लेनी होगी, लेट अस सपोज दैट, यानी ऐसी कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। लेट अस सपोज दैट जो QV का जो प्रोडक्ट है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन NKT है। क्लियर हो गई बात, इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा इंप्लाइज दैट, यानी इस रिजल्ट से ये पता चलेगा e रेस्ट पावर Q इंटू V अपॉन NKT वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा कि e रेस्ट टू पावर Q इंटू V अपॉन NKT माइनस 1 को आप अप्रोक्सीमेट इक्वल टू e रेस्ट टू पावर QV अपॉन NKT लिख सकते हो। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिख सकते हैं, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 2 कैसी बन जाएगी, जो डायोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है IF, उसकी इक्वेशन हो जाएगी I नॉट e रेज टू पावर Q इंटू V अपॉन NKT। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं आगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहां साइड में लिख देता हूं, यानी V इज इक्वल टू VO माइनस सॉरी V2 माइनस VO, V2 माइनस VO, इस इक्वेशन को हम कहीं साइड में लिख देते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, और इस इक्वेशन का भी आगे यूज करेंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। फिर आगे आप लिखोगे नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, नाउ यूजिंग
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? R इक्वल टू V बाई I। ठीक है, या यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं I इक्वल टू V बाई R। मैं यहां बता दूं V क्या है? वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज डिफरेंस है। और यहाँ पे ये वोल्टेज डिफरेंस किसका था? डायोड के थ्रू वोल्टेज डिफरेंस था। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज करें तो देन I1 करंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? I1 करंट किस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है? V इन माइनस V2 की वजह से। ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? R1। ठीक है, तो यहां से हमें ये वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो 4 हो गया था, इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हो। देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ IF and I1 in equation 1 we get, तो क्या मिलेगा? I1 की वैल्यू क्या है? V इन माइनस V2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? IF की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं I नॉट ई रेस्ट पावर Q इंटू V अपॉन एन के टी। क्लियर हो गई बात? फॉर एन आइडियल ओपन, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि जो यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया गया है वो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, इट सेटिस्फाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या है मैं बता देता हूं। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए अगर एक इनपुट 0 पे होता है तो दूसरा इनपुट भी ऑटोमेटिक 0 वोल्ट पे होता है। यानी अगर V1 0 वोल्ट पे है तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि दूसरा इनपुट भी 0 वोल्ट पे होगा। क्लियर हो गई बात? यानी वर्चुअल ग्राउंड सिंपल सी बात है, इसका अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ग्राउंड पे है तो इन्वर्टिंग इनपुट भी ग्राउंड वोल्टेज पे होगा। क्लियर हो गई बात? तो लिखोगे फिर आगे। देन कहां तक पहुंच गए थे? इक्वेशन नंबर 5, तो इसे इक्वेशन नंबर 6 लिख दोगे। देन इक्वेशन 6 बिकम्स, तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी? इसको मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी? V in बाई R1 इज इक्वल टू IO e रेज टू पावर Q V अपॉन N के टी। अच्छा, यहां पे क्या करते हैं हम? इस वाले टर्म को इस साइड ले लेते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को इस साइड, यानी I नॉट ई रेज टू पावर Q V अपॉन N के टी इज इक्वल टू हो जाएगा V इन बाई R1। क्लियर हो गई बात? ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, या यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई रेज टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इन अपॉन आई नॉट R1। क्लियर होगी बात? अच्छा, ऊपर की सारी चीजें मिटा रहा हूं, इनफैक्ट सब मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म में मैं क्या करूं? पूरा लॉग ले लूं, तो क्या हो जाएगा? क्यू वी अपॉन एन के टी इज इक्वल हो जाएगा लॉग ई रेज वी इन अपॉन आई नॉट
R1। सिंपल सी बात है, आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल की पावर हटाओगे तो ये टर्म मिल जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, मैं बता दूं यहाँ पे e रेज टू पावर x इक्वल टू वाई है, तो अगर log लोगे तो x इज इक्वल टू लॉग e रेज y हो जाता है। ये मैथ का रूल है, नहीं याद तो यहाँ मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, तो सारे टर्म उस साइड भेज दो, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के t बाई क्यू लॉग e रेज v इन बाई आई नॉट R1। अच्छा, v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 3 v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस vo इज इक्वल टू n के t अपॉन q लॉग e रेज v इन बाई आई नॉट R1। मैं कोई मिस्टेक कर दूं तो आप खुद सही कर लेना, फाइनल आंसर मैं करेक्ट लाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अगेन सिंस वी नो दैट, हमें तो कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड पता है, सिंस वी नो दैट, हमें पता है अगर v1 0 है तो इंप्लाइज दैट v2 भी 0 होगा बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू तो 0 पुट करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, vo माइनस का vo इक्वल टू n के t अपॉन q लॉग e वेज v इन बाई आई नॉट R1। ठीक है, या यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, vo इज इक्वल टू माइनस n के t अपॉन q लॉग e वेज v इन अपॉन आई नॉट R1। क्लियर हो गई बात? तो यहां से क्लियर हो जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जिसे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया है, उसका जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लॉग के। क्यों प्रोपोर्शनल है? बिकॉज आई नॉट मैंने बोला रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि कांस्टेंट होता है, R1 रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इनफैक्ट Q भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज कैरियर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। चार्ज कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे रख के ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कांस्टेंट है। इनफैक्ट n की वैल्यू 1 होगी फॉर द जर्मेनियम, अगर ये डायोड जर्मेनियम से बना है, और n की वैल्यू 2 होगी इस डायोड के लिए अगर ये सिलिकॉन से बना है। तो ये यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है, बस इनपुट वोल्टेज सिग्नल को छोड़ के। इसका मतलब ये क्लियर हो जा रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लॉग के प्रोपोर्शनल है। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। तो जो बात मैंने इस इक्वेशन को लिखने के बाद बोली वो बात आप नोट्स में इस तरह से लिख सकते हो, दस आउटपुट वोल्टेज vo ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल v इन प्रोवाइडेड n q k t i नॉट R1। इस एक्सप्रेशन में ये सब कांस्टेंट है, यानी हम यहाँ पे ये भी मान रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसको भी हमने कांस्टेंट पे रखा है, तब जो ये सर्किट है ये लॉग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच करके नोट कर लो। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं एंटी लॉग एम्पलीफायर की। तो इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ सर्किट विच आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज नोन एज एंटी लॉग एम्पलीफायर। मैंने बताया था कि अगर एंटी लॉग को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करूं, यानी ये एंटी लॉग एम्पलीफायर है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होगी जिसके इनपुट पे अगर मैं वोल्टेज सिग्नल V इन दूं तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एंटी लॉग ऑफ V इन के, इस तरह से। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा e रेज टू पावर v इन के। e रेज टू पावर v इन को ही हम एंटी लॉग v इन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर फुल स्टॉप के आगे मैंने नोट्स में लिखा है, एंटी लॉग एम्पलीफायर सर्किट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट इफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड एज शोन इन फिगर। मैंने बताया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर कैसा होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है। इसके दो इनपुट होते हैं, एक होता है एक इन्वर्टिंग इनपुट जिस पे हम एक रेजिस्टेंस R1 के थ्रू इनपुट वोल्टेज देते हैं,
और एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है RF, ठीक है, जो आउटपुट से कनेक्ट होता है, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। इसको मैंने बोला था ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो अगर मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से एंटी लॉग एम्पलीफायर बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को एक डायोड से रिप्लेस करना होगा। तो जो फाइनल सर्किट बनेगा एंटी लॉग एम्पलीफायर का वो कैसा होगा कि ओपेम्प के इन्वर्टिंग इनपुट पे, ओपेम्प के इन्वर्टिंग इनपुट पे हम एक डायोड इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगेन फीडबैक रेजिस्टेंस को एज इट इज रहने देते हैं और उसे आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट ही रहने देते हैं और इनपुट वोल्टेज को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे देते हैं, ठीक है। तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पे वोल्टेज V1 है और जो इन्वर्टिंग इनपुट है उस पे वोल्टेज V2 है, तो हम यहाँ मतलब कुल मिला के जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट हो गया इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी लॉग एम्पलीफायर। यानी ये फिगर हो गया एंटी लॉग एम्पलीफायर का। यही मैंने लाइनें भी लिखी है नोट्स में। एंटी लॉग एम्पलीफायर सर्किट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट, यानी इस सर्किट की हेल्प से, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट से हम एंटी लॉग एम्पलीफायर बना सकते हैं। कैसे, इफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट, यानी इन्वर्टिंग इनपुट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड, इसको हमें सिर्फ एक डायोड से रिप्लेस करना है, तो ये जो नया सर्किट होगा वो एंटी लॉग एम्पलीफायर का होगा, ठीक है। अब इस एंटी लॉग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है उसको देख लेते हैं। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, नाउ आउटपुट वोल्टेज VO of this anti-log amplifier, can be calculated by, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि यहां इनपुट पे करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस करंट का कुछ पार्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जा रहा है जिसे मैं IN से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कुछ पार्ट इस फीडबैक रेजिस्टेंस RF में जा रहा है जिसे मैं IF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देन कैलकुलेटेड बाय, इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाएंगे जिसमें करंट I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IN प्लस IF के। तो आप लिखोगे इंप्लाइज दैट फॉर आइडियल ओपेम्प, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए इनपुट करंट की वैल्यू 0 होगी। इंप्लाइज दैट जो I करंट होगा वो IF करंट के इक्वल होगा, वेयर I इज द करंट which flow through diode. So the value of this current can be calculated by following equation, ठीक है। अभी मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में जो I की वैल्यू है जो करंट डायोड से फ्लो हो रहा है उसको हम किस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी बताया था I इज इक्वल टू I नॉट ई रेज टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1। इन सबकी वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। Q क्या है, V क्या है, N क्या है, K क्या है, T क्या है, सब लिखवा चुका हूँ, I नॉट क्या है सब लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बस इतना अज्यूम करेंगे, लेट QV is very very greater than NKT, ठीक है। implies that e raised to power QV upon NKT क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन को लिखने के बाद सारे टर्म को आप बताओगे कि क्या क्या है। Q क्या है, चार्ज ऑन चार्ज कैरियर, V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन डायोड टर्मिनल, N क्या है, N इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम, N इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर जिस पे ये डायोड रन कर रहा है, I नॉट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है,
तो इस तरह से सारे टर्म बताने के बाद आप ये अज्यूम करोगे, ठीक है। ये v क्या है, यहाँ पे जो मेन टर्म क्या है वो लिख लो, वेयर v क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस डायोड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है तो मैंने यहां साइड में लिख दिया। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद आप एज्यूम करोगे क्यू वी वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, एन के टी। इससे ये पता चला कि जो ये वाला टर्म होगा एक्सपोनेंशियल की पावर ई रेस टू पावर क्यू वी अपॉन के टी एन के टी, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि ई रेस टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी -1, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो, ऊपर की सारी चीजें मिटा रहा हूं, वैसे जरूरत तो नहीं है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू वी अपॉन एन के टी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो, बिकॉज इसकी वैल्यू अभी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। एंड करंट IF कैन बी कैलकुलेटेड बाय करंट IF को मैंने बताया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो IF की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज डिफरेंस, यानी V2 माइनस VO, यानी करंट जहां से जहां को जा रहा है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस RF। ठीक है, इसे आप 4 कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया कि इस इक्वेशन नंबर 1 में I करंट की वैल्यू भी पता कर ली और IF यानी फीडबैक करंट की वैल्यू भी पता कर ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों की वैल्यू को पुट करना। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो, फिर आप आगे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड IF इन इक्वेशन 1 वी गेट। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, I इज इक्वल टू IF। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है, आई नॉट ई रेस्ट पावर क्यू वी अपॉन एन के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस VO अपॉन RF। ठीक है। अच्छा, मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आउटपुट वोल्टेज को इस साइड ले लो, यानी V2 माइनस VO अपॉन RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई रेस्ट पावर क्यू वी अपॉन एन के टी। अच्छा, वेयर आप बता सकते हो V इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस डायोड। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब फॉर्मूला लिखा था, यानी V की वैल्यू क्या है, इनपुट वोल्टेज माइनस V2 के। तो ये वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, V2 माइनस VO बाई RF इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू वी इन माइनस V2 अपॉन एन के टी। ठीक है, अपॉन एन के टी। ठीक है, अब लिखोगे नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है कि अगर एक इनपुट वोल्टेज 0 है, जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज ग्राउंड पे है, तो दूसरा इनपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी ग्राउंड पे होगा। यह है कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा, इसका यूज करो तो क्या पता चलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज VO है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी, वो इसे 5 कर दो, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी, माइनस VO अपॉन RF इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर V इन क्यू वी इन
ठीक है, V2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी V2 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी V2 की वैल्यू 0, तो अपॉन NKT। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, VO को एक साइड लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज को एक साइड लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है इसे मैं मिटा देता हूं, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस I0 RF e रेज टू पावर QV इन अपॉन NKT। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था एक्सपोनेंशियल की पावर वाले टर्म को हम एंटी लॉग लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, VO इज इक्वल टू माइनस I0 RF e रेज टू पावर, ई नहीं एंटी लॉग ई वेज, एंटी लॉग ई वेज QV इन अपॉन NKT। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको बोल दो या फिर आप इसको बोल दो। ठीक है, और यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो इस लाइन को प्रूव करने के बाद आगे आप लास्ट में नोट्स में ये लिख सकते हो, हेंस वी सी दैट आउटपुट वोल्टेज VO of this op-amp circuit is proportional to the exponential function of input voltage Vin। हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। ठीक है, फुल स्टॉप। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नथिंग बट एंटी लॉग। मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होता है, एंटी लॉग होता है। ठीक है, एंड दस दिस सर्किट इज वर्क्स एज एन एंटी लॉग एम्पलीफायर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, एक्चुअली एंटी लॉग है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनपुट वोल्टेज सिग्नल का क्या है, एंटी लॉग है इनपुट वोल्टेज सिग्नल का। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ये सर्किट है जो हमने अभी बनाया है, ये एंटी लॉग एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।